मोसाद के एजेंट। और जब सुबह दरवाज़ा खुला तो पूरा ईरान आर्मी थी दुनिया में कि CIA, मोसाद, ISI, RNW, FSB, MSS। कभी आपने ब्रिटेन की एजेंसी का नाम सुना सर? और इस देश के अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जो रहते हैं हमारे देश के अंदर है, लेकिन फंड पूरा कहाँ से उठाते हैं? वेस्टर्न से। सीक्रेट सर्विस बोलती है, हमारी एजेंसी बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए ब्रेव तो हम बना देंगे आपको सर, बस हमारे को एक सच्चा इंसान चाहिए जो अपने देश से प्यार करे। आप रविंदर कौशिक सर से बड़ा उदाहरण कोई देख ही नहीं सकते सर। तो इंडिया कभी अपने एनिमी को नहीं भूलता सर, हिंदुस्तान कभी नहीं भूलता। राजीव गांधी के अंदर हमारी सीक्रेट सर्विस ने पहले बोल दिया था कि आप इसको अवॉइड करो, लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी वायलेशन था राजीव गांधी जी की तरफ से सर। हमारी अभी गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया तो हम तुमसे एक वादा करते हैं कि तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे सर। वॉर ही नहीं हुआ था ना सर, क्योंकि थल सेना तो हिली ही नहीं है, तो क्यों आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया? उसके पीछे एक रीज़न है सर। लेकिन आजकल आपके साथ एक और नाम जोड़ा जा रहा है जिसे हमारी रिसर्च टीम ने ढूंढा है। मैडम प्लीज़ आप आइए हमारे सामने। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? लक्ष्मण सिंह बिष्ट, लकी बिष्ट या एजेंट लीमा? सर लक्की बिष्ट के नाम से बोलिए सर, क्योंकि सब लोग इसी नाम से जान रहे हैं आप, तो बेटर है इसी नाम से बात करें। आधार कार्ड पे कौन सा नाम है? सर आधार कार्ड पर तो अभी जो प्रेजेंट चल रहा है इस टाइम, तो आपको आधार कार्ड पर उससे किन वाला नाम मिलेगा सर, लक्ष्मण सिंह के नाम से। अच्छा सर, जो आपका नाम को लेकर जितनी मिस्ट्री है, आपकी कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। और जो चीज़ें आती है सामने रह कर हर बार हमें कुछ नया देखने को मिलता है आपके साथ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि और भी कुछ नया जाने आपके थ्रू। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 16 साल का वो लड़का था 700 रुपये के लिए, क्या ये जर्नी थी, क्या माइंडसेट था कि चलो नॉर्थ चलते हैं, और वो पूरा किस तरह से डिसीजन लिया आपने? वो देखो सर, मैं आपको दुनिया में दो तरह की, क्या बोलते हैं उसको, मतलब लोग दो सिद्धांतों में काम करते हैं सर। एक सिद्धांत है जो गांधी जी बोलते हैं। गांधी जी बोलते हैं यार अब तुम जीवन में कुछ भी अच्छा करो, अपने जीवन में अच्छा करते रहो, तो तुम निश्चित उस जगह पहुंचोगे जो अच्छी होगी। एक सिद्धांत दुनिया में ये है। दूसरा क्या है कि एक इंसान कहता है कि यार मेरा गोल तो ये है कि मुझे वहां पहुंचना ही पहुंचना है। दोनों डिफरेंट हैं। एक आदमी कहता है कि मेरा गोल है, मैं दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे अपने गोल तक पहुंचना है सर, उसके लिए मैं कुछ भी करूं। एक आदमी ने अपना गोल चुन लिया, लेकिन वहीं हमारे गांधी जी बोलते हैं कि नहीं यार, आप जहां भी पहुंचोगे वो जो एंड होगा वो आपका अच्छा ही होगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि यार कि मैंने भाई 16 साल 3 महीने में ये सोच लिया था कि मैं एक एजेंट बनूंगा, मैं स्पेशल फोर्स में जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये कहने वाली बातें हैं, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा था यार कुछ पढ़ाई करेंगे, अच्छे से डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे ये नहीं पता, लेकिन आदमी की हर एक की सोच होती है। आज एक बच्चे को भी उठाकर देख लो, आज का हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए, जो न्यू जनरेशन है वो बोल दे यार कि मुझे तो आज एक ब्लॉगर बनना है, ये बनना है। उस टाइम में कुछ भी नहीं था। तो एक नॉर्मल सा क्या है सर, एक जाने के लिए एक क्या कहते हैं, आर्मी का कहो या आप SF का कहो, एक भर्ती निकली, बंदा चला गया सर। और ये भी नहीं था कि मुझे करना ही है ये। अच्छा, सिर्फ ये है कि यार कुछ पैसे मिल जाएंगे, उस पैसे से हम लोग थोड़ा सेव कर लेंगे, उस पैसे को काम आएगा। फिर आदमी धीरे धीरे कुछ होता गया, कुछ नहीं पता। अगर आप मुझे भी ये बोलो कि कल मुझे क्या करना है सर, ऐसे कहने वाली बातें, कल क्या होगा इस दुनिया में किसी को नहीं पता। हम सिर्फ सोच सकते हैं हमें ये करना है करके, वो होना ना होना कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपनी एक मेहनत कर सकते हैं। तो ये जर्नी भी ऐसी रही सर कि मैं अगर ये सोच लूं कि नहीं मैंने 16 साल में सोच लिया था कि मैं ये बनूंगा, तो कहने वाली बातें, सब प्रोसीजर चलता है सर। सर आपने भले ना सोचा हो, लेकिन विकिपीडिया की माने तो आप भारत के इकलौते स्नाइपर हैं और वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आते हैं। तो वो भी नहीं सर, मैं आपको उसका भी प्रोसीजर बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम फायरिंग रेंज में जाते हैं ना सर, बहुत सारे लोग, मुझे फायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कितनी भी फायरिंग करा दो, लेकिन फायरिंग करने के बाद यार जो 2-2.5 घंटे हमारे को वेपन साफ करना पड़ता है, उससे बड़ी दिक्कत है। और मुझे ही नहीं है, ये भी जो भी मतलब अगर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, SF के जो भी इंटरव्यू सुन रहे होंगे वो सबको पता है कि यार फायरिंग करने में कोई दिक्कत। हम लोग क्या करते हैं, भाई बोलते हैं, आप और मैं बड्डी हैं दोनों, हम दोनों फायरिंग रेंज में जाएंगे और मैं बोलूंगा भाई देख सुन, मैं तेरे वेपन से फायरिंग करूंगा है, तो बोलेगा हाँ ठीक है, अगली बार मैं, क्योंकि पता है क्यों, मैं अपने वेपन को सेफ रखूंगा, मुझे 2-2.5 घंटे अपने वेपन को साफ नहीं करना पड़ेगा। साफ करने में बहुत दिक्कत है भाई, मतलब आप सिर्फ फायरिंग करके आओगे आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन जो आपको 2-2.5 घंटे जो वेपन को क्लियर करके साफ करके चेक करा के देना पड़ेगा ना, उसे सबको दिक्कत है। मेरे को नहीं, हर सोल्जर को दिक्कत है इससे। तो स्टार्टिंग क्या है कि सेम हम लोग फायरिंग रेंज में जाते थे और हमारे को लगा यार कि यार फायरिंग करने के बाद वहां देखा कि नहीं, जो स्नैपर्स जाते हैं वो आराम से अपना बिल्कुल VIP की तरह जाते हैं,
और ऐसा नहीं है जैसे हम लोग नॉर्मल फायरिंग करेंगे, अगर आप मुझे अभी LMG दे दोगे तो मैं 200-250 राउंड फायर करके आऊंगा, आप AK-47 दे दोगे तो मैं 100-200 राउंड फायर करके आऊंगा, आप मुझे MMG दे दोगे तो मैं पूरी बेल्ट की बेल्ट उतार के आ जाऊंगा 2-4। तो मतलब जितना ज्यादा एमिनेशन फायर करूंगा तो वेपन को उतना ही क्लियर करना पड़ेगा और उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन एक स्नैपर क्या है ना सर, वो गिनती के पूरे दिन के अंदर 3 या 4 राउंड फायर करेगा, तो कितना रिलैक्स फील करेगा सोचो आप। हम कई बार फायरिंग रेंज में जाते थे, तो फायरिंग रेंज में जाने के बाद क्या होता है, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे या कोच NCOs थे, वो साला डब्बा पकड़ा देते थे जिसमें 700-700 राउंड है, और 4 लड़के गए फायरिंग करने के लिए 2400 राउंड। अंगुली एकदम दर्द हो जाता था भाई कि कितनी फायरिंग करेगा यार आदमी, क्योंकि एमिनेशन को कंप्लीट करना है, गवर्नमेंट का एमिनेशन को कंप्लीट करना है, तभी नया एमिनेशन आएगा। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है ना। आपके घर में भी कोई खाना होगा, अगर वो खाना खत्म हो रहा होगा तो मम्मी कह देगी इसको खा ले यार, नहीं तो खराब हो जाएगा। सेम वही है, फायरिंग जितनी जल्दी उस एमिनेशन को खत्म करो। तो प्रोसीजर देखा यार कि स्नैपर में भाई ये रिलैक्स की तरह आते हैं, बिल्कुल बैठे रहते हैं VIP की तरह, लेटे रहते हैं 2-2 3-3 घंटे तक, फिर एक गोली चलाते हैं। तो हमने कहा ये लाइफ सबसे बढ़िया है। लेकिन तो हमने कहा ये करना है, ये चीज करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या दिक्कत आएगी उसके बाद। तो पहली बार माइंड के अंदर एक थॉट आया कि मुझे भी रिलैक्स फील करना है। जब उसमें घुसे तो तब पता चला कि रिलैक्स क्या फील करना है, कि 3 घंटे तक तो तुम एक जगह से हिल ही नहीं सकते, तुम एक जगह पर लेट जाओगे जहां पर हजारों चींटियां होंगी। तब पता चला कि भाई दुनिया का सबसे टफ है, अगर आपको दुनिया में सबसे अलग बनना है। एक सोल्जर का मोटो है सर, 1 बुलेट 1 एनिमी। ये दुनिया के हर सोल्जर का है, चाहे हम हो, चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, US आर्मी हो, दुनिया का एक ही मोटो। लेकिन एक दुनिया स्नैपर का जो मोटो है ना सर, वो है 1 बुलेट 1 कमांडर। उसका मोटो ही नहीं है एक गोली एक दुश्मन, उसका मोटो है सिर्फ एक गोली और एक कमांडर। वो बिलीव करता है कि यार मैंने कमांडर को मार दिया ना तो सब कुछ खत्म कर दिया। सपोज करो आप में से कोई ना कोई तो लीडर होगा, जहां पूरी टीम बैठी है ना आपकी, सर काम नहीं कर पाओगे ना आगे। एक जो लीडर होता है वो हमेशा उसको पता होता है कि ऑपरेशन कैसे करना है। मुझे जाऊंगा, जाने के बाद मैं उस जगह पहुंचूंगा, मेरी टीम एक यहां से जाएगी, एक यहां से जाएगी, एक काउंटर ऑपरेशन करेगी। तो एक कमांडर को पता है, कमांड तो वही देगा। और किसी आदमी ने उस कमांडर को ही मार दिया तो ऑपरेशन ही खत्म। भाई अगला कमांड कौन करेगा? राइट। तो इसलिए कमांडर को मारो तो प्लानिंग खत्म सर। बट सर आप एज अ सोल्जर थे आप, तो वो कौन सा हिडन टैलेंट था आपका जो लोगों ने परखा कि यार ये स्नाइपर के लिए परफेक्ट, बट आपकी वो स्पेशलिटी क्या थी जो आपके अंदर आपके सीनियर्स ने नोटिस की? सर एक्चुअली क्या हुआ, जब हम फायरिंग रेंज में थे एक बारी, तो फायरिंग रेंज में हमारा जो फिगर 11 एक टारगेट होता है, सेम आदमी की जितना होता हो। अगर आपने बहुत जगह देखोगे, गूगल करेंगे बच्चे तो फिगर 11 के नाम से उनको दिख जाएगा। तो फिगर 11 एक टारगेट को हम लोग लगा देते हैं 50 मीटर, 100 मीटर, 200, 300, जैसे भी वेपन का रेंज है, हर वेपन के हिसाब से। तो आई थिंक उस टाइम शायद मैं इंसास से फायर कर रहा था, AK से फायर कर रहा था, इतना एक्यूरेट मुझे याद नहीं है कि मैं कौन से वेपन से फायर कर रहा था। तो जब हम लोगों के पास 20 राउंड थे, मैंने 20 राउंड फायर करे, तो 20 में से लगभग 12-13 राउंड सर पर लगे थे, 12 हेडशॉट लगे थे, 12-13 राउंड। और हेडशॉट लगने के बाद बाकी राउंड थोड़े साइड हाइट में लग के 2-4 वॉश आउट हो गए। तो जब मैं गया तो मैं तो फेल, तो भाई उसने फेल कर दिया। तो मैंने कहा क्या सर फेल? तो बोले भाई सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ का है। मतलब सबसे ज्यादा जैसे नंबर होते हैं आपको नंबर करने पड़ेंगे। सपोज करो 20 मतलब 100 नंबर के, अगर आपके 20 के 20 यहाँ लग गए तो आपको 100 में से 100 नंबर मिल गए। ठीक है, जैसे ही आपका थोड़ा सा साइड में आएगा तो 3 नंबर मिलेगा। जैसे हेड पर पड़ा तो एग्जाम्पल के लिए मुझे 1 ही नंबर मिला। तो मैंने कहा मेरे 1 नंबर क्यों मिल रहा है सर, हेड तो सबसे ऊपर है। तो यार बोला भाई हेड पर गोली नहीं लगती तो गलती से लग जाती है। हमारा काम है दुश्मन को कैसे भी मारना। हम इतने बेस्ट फायरर नहीं है कि हमारी गोली हेड पर ही लगेगी, इसलिए हेड के नंबर कम दिए जाते हैं। क्योंकि अगर दाएं बाएं गोली लगेगी, दुश्मन गिरेगा तो सही, घायल तो होगा, लेकिन तुम हेड में मारने की कोशिश करो तो हेड तो मिस हो जाएगा। क्योंकि सर तो इतना सा है ना सर, अभी तो मुझे आपका सर बहुत बड़ा नजर आ रहा है, जैसे आप 400-500 मीटर पर दूर पर नजर आओगे इतना सा सर नजर आएगा, तो सर पर गोली मारना बहुत मुश्किल है। वो क्योंकि टारगेट मूवमेंट होगा। हम लोग अभी फायरिंग रेंज में फायरिंग कर रहे हैं तो टारगेट एक ही जगह पर है, टारगेट हिल नहीं रहा है, तो फायरिंग करना बहुत ईजी। लेकिन जब आप रियल ग्राउंड पर आ जाओगे तो उस टाइम दुश्मन चल भी रहा होगा, भाग भी रहा होगा, मौसम भी सही नहीं होगा। क्योंकि अभी तो हम फायरिंग रेंज में फायर करके आए तो मौसम बहुत क्लियर है। अब बरसात में तो हम फायर नहीं कर रहे होंगे, ना फॉग में फायर कर रहे होंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल में जब दुश्मन आपके सामने आ जाएगा तो उस टाइम हो सकता है बरसात भी हो रही होगी, धुंध भी लगी होगी, तूफान भी आ रहा होगा, तो उस सिचुएशन पर फायर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि आदमी एक अच्छा फायरर बनने के लिए यहाँ पर लेना। तो मैंने हेड पर लाया तो उन्होंने बोला यार गलती से लग गया होगा करके। तो मैंने कहा सर मारा ही है मैंने। तो बोला ठीक है दोबारा ट्राई करके देखते हैं, दोबारा हेड पर मार। मैंने कहा ठीक है भाई। तो दोबारा उन्होंने गोली दी तो अपनी हेड पर लगी दोबारा भी। ठीक है, तो पहली बार उन्होंने नोटिस किया यहाँ से कि यार नहीं गलती से नहीं मारा, लड़के का एक्यूरेट फायर सही है। तो फिर जब भी मैं फायरिंग रेंज में आता था तो सर मेरे इंस्ट्रक्टर तो बोलते तू हेड में मार, तेरे को तब भी हम लोग क्या करेंगे 5 नंबर देंगे, मतलब तू हेड पर मार ले, तेरे हेड छूट है, तुझे 5 नंबर मिलेंगे हेड पर। तो यहां से मैंने हेड पर मारना शुरू किया। तो पहली बार इंस्ट्रक्टर की पहली नजर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने
सीनियर को बोला कि सर हम इसको फायरिंग के लिए ले सकते हैं करके, तो सीनियर जो हमारे सीनियर ऑफिसर था, ग्रुप कमांडर था, उसने कहा ठीक है लेकर आओ करके लड़के को। तो लाए, तो उसके ऑफिस के बाहर हो गए। बाकी तो मुझे लगा यार चलो मैं तो रेस्ट हो गया, बाकी सब लोग फायरिंग में गए, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट फील हुआ। तो जैसे मैं उनके ऑफिस के बाहर आया तो मैंने उनको जो गार्ड ऑनर किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, बोला यही है बात करी। हाँ बोला एक काम करो, सामने वहाँ गमले अमले लगे हुए थे यार, जो मतलब फ्लावर लावर सब लगे हुए थे, लॉन था। बोला ईंट उठा के ला, बोला वहां से जो ईंट लगी हुई। तो अब मैं देखा, मैंने कहा हाँ, बोला इसको निकाल ले जमीन से। आधी ईंट जमीन के अंदर थी, आधी ईंट बाहर थी। जो होता है ना हम लोग लॉन में लगाए रहे, तो मैं भी ईंट लेकर आया यार। मैंने कहा सर लिया। बोला हाँ एक काम कर, इसको सीधा पकड़ के खड़ा रहे। अरे भाई मैंने कहा अब सीधी तो कितनी देर रहेगा यार आदमी, है ना। अब थोड़ी देर रहा तो थोड़ी देर में हाथ में दर्द हो गया, थोड़ा हाथ यहाँ पकड़ने लग गया, कितनी देर रहेगा आदमी। तो वो देख रहे हो करके बोला, तो जो लेकर आया था बोला यार ये स्नाइपर बनेगा। बोला एक ईंट तो उठा नहीं पा रहा है, बोला स्नाइपर का वेट करेगा ही। तो फिर धीरे धीरे यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हुआ सर। फिर मुझे डेली क्या करते, वो फायरिंग रेंज में लेके नहीं जाते मुझे डेली। जैसे फायरिंग रेंज 2 बजे से तो स्टार्ट होगा, वो मुझे बोलते थे 11 बजे ऑफिस के बाहर आ जा। सर 2 घंटे तो ईंट को हाथ में पकड़वा के रखते थे। अच्छा। अरे मैंने कहा तो और महाभारत हो गई। ठीक है, तो फिर ये स्टार्टिंग वो था एक स्नैपर बनने का, एक स्टार्टिंग। फिर धीरे 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 कैसे एक आदमी मतलब लिस्ट में अपना नाम लिखाता है सर। मुझे ये बताइए कि आर्मी में आने से पहले, जो भी बटालियन में जाने से पहले, आपने कभी फायरिंग या गन से आपका वास्ता रहा है? अरे कभी जीवन में नहीं चलाई सर, वो तो मेले एले में चलाते थे कभी। तो मतलब ऐसा कभी नहीं कि मैं बोलूँ कि मैंने फायरिंग किया। कहाँ फायरिंग किया, 16 साल में कहाँ आदमी फायरिंग करेगा सर। नहीं, इतना परफेक्ट निशाना था तो मैं सोचा नहीं ट्रेनिंग से सर। आप भी आ जाओ, आप भी मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी 1 महीने की प्रैक्टिस में आ जाओ। अगर आप सच में चाहते होंगे करना, तो 1 महीने में आपकी भी गोली बिल्कुल पॉइंट ऑफ एम पर आ जाएगी सर। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अपना टाइमिंग क्या होता है, हम लोग शूट टू किल का फायरिंग करने जाते हैं। शूट टू किल में हम ऐसे ही बैठते हैं जैसे बैठा हूँ। ये हमारी पोजीशन रहेगी, पिस्टल लगी रहेगी यहाँ पर, हॉलिस्टर में पिस्टल होगी तो, और हाथ मेरे सीधे ही होंगे, और बहुत सारे टारगेट लगे होंगे सामने। 16 टारगेट लगे हुए हैं सामने, अलग अलग डायरेक्शन में, एंगल में, डायमंड शेप में लगे होंगे। उसमें से 4 टारगेट हैं, मतलब 12 टारगेट सामने लगे हुए हैं, 4 टारगेट लास्ट में लगे हुए हैं। टारगेट भी रूबिया टारगेट है। रूबिया टारगेट इसलिए बोलते हैं उसको कि एक टारगेट है छोटा सा। महबूबा मुफ्ती की बहन है रूबिया। एक्चुअली जब रूबिया का अपहरण कर लिया था कुछ एक टेररिस्ट ने, तो उसको छुड़ाया था स्पेशल फोर्स ने, उसके ऊपर टारगेट बना। एक्चुअली क्या, एक मिलिटेंट है टारगेट में पीछे, उस मिलिटेंट का सिर्फ एक आंख और ये इतना दिखाई दे रहा है हिस्सा, मतलब लड़की आगे है फ्रंट में, जैसे मेरा हाथ है, ये पूरा रूबिया है लड़की, और इसके एक छोटे से हिस्से में एक आदमी का आधा सर नजर आ रहा है। हमारे को क्या करना है, शूट टू किल में जब आप एक अच्छे फायरर बन जाते हो, आप ऐसे करके बैठे, ऐसे करके बैठने के बाद हमारा इंस्ट्रक्टर पीछे होगा, आप आराम से चेयर में बैठे होंगे। जैसी विसल बजाएगा आपको चेयर से खड़ा होना है। खड़े होने के बाद पिस्टल को निकालना है, निकालने के बाद कॉक करना है। कॉक करने के बाद वो 12 टारगेट को छोड़कर उन 4 टारगेटों में फायर करना है। और ध्यान रहे कि गोली ना तो लड़की को लगनी चाहिए, रूबिया को, ना बीच में जितने भी टारगेट है उन टारगेट को भी गोली नहीं लगनी चाहिए। एक्यूरेट उस आदमी के हेड पर लगनी चाहिए, इतने से हिस्से में लगनी चाहिए। जब आपको 4 टारगेट पर आप गोली मारोगे, 1-1 गोली चारों पर मारोगे, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जिस दिन आप 20 में से 20 नंबर लेकर आ गए, उस दिन आप फायरर बनोगे सर। अब इस 4 सेकंड के अंदर आपको 4 सेकंड का टाइमिंग है, जैसी विसल बजती है सब प्रोसीजर करना, और विसल बजती अगर आपने फायर कर दिया तो आपका माइनस होगा। मतलब सपोज करो 3 गोली आपकी सही टारगेट पर लगी है, विसल बजने के बाद भी आपने चौथी गोली चला दी, तो आपके 5 नंबर माइनस होंगे, आपके 20 में से 10 ही रह जाएंगे। जैसे सपोज करो कि 2 गोली आपके तो एक्यूरेट हेड में लगी है और 2 गोली आपके बीच वाले टारगेट में लग गई कहीं, तो आपके 0 नंबर होंगे सर, क्योंकि 2 माइनस में होंगे। तो सेम एग्जाम में जैसे चलते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। तो ये भी एग्जाम, मतलब जैसे सिविल में बच्चे एग्जाम देते हैं, तो ये एक स्पेशल फोर्स की ये ट्रेनिंग है। तो